हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि मैंने बताया था, टोटल इसके अंदर 12 टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक पहले लेक्चर में हो गए, 3 टॉपिक हम यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आज का बेसिक है, इसके बारे में ऑलमोस्ट आप लोगों को आइडिया है, बस आपको समझना है अंदर पॉइंट हमको क्या देने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहला टॉपिक वेंडर सिलेक्शन। आप एक वेंडर मतलब जिससे आपको सामान खरीदना है, वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे और ऑर्डर देने का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, एक कम्युनिटी फार्मेसी में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा आप लोगों का, 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो सीधा हेडिंग हिट के आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वेंडर सिलेक्शन और फिर ऑर्डरिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देंगे। तो वेंडर सिलेक्शन क्या है? वेंडर सिलेक्शन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग। आप जिस भी इलाके में अपनी कम्युनिटी फार्मेसी खोलेंगे, मतलब मेडिकल स्टोर, तो भाई बहुत सारे वेंडर हैं वहां पर, है ना, बहुत सारे लोग दवाइयों की सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से वेंडर्स हैं आपके एरिया में, और फिर आपको बेटा चूज करना है आप किससे सामान लेंगे। ठीक है, चूज सप्लायर्स हु विल प्रोवाइड गुड्स, जो आपको सामान देगा आपकी फार्मेसी के लिए। तो पहले ढूंढने होते हैं कौन कौन है, उसमें सिलेक्टेड आप चूज करते हैं। यही होता है, आप सबसे सामान नहीं लेते। ठीक है, और समय के साथ जब आप सप्लायर चूज करते हैं तो कई बार किसी से बनती है, नहीं बनती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। द गोल इज टू सिलेक्ट वेंडर। मुद्दा क्या है? हमें वेंडर को सिलेक्ट करना है दैट ऑफर द बेस्ट वैल्यू, जो हमको बेस्ट वैल्यू दे। आप जब जो लोग मेडिकल स्टोर खोल चुके हैं या खोल रहे हैं, मतलब उसमें सामान वगैरह खरीदा है कई उसमें, तो आपने देखा होगा कि कई बार ज्यादा अंतर नहीं आता। 50 पैसे, 25 पैसे, 20-20 पैसे का दवाइयों में मार्जिन में अंतर आता है। ठीक है, तो कई बार 4-5 रुपए, 10 रुपए का भी अंतर आता है। तो कौन आपको बेस्ट वैल्यू दे रहा है? सही क्वालिटी। ऐसा तो नहीं है कोई वेंडर नकली माल लेके आता हो और नकली माल देता हो करके। एंड रिलायबिलिटी, आपको भरोसा भी होना चाहिए। मान लो कल को कई बार ऐसा होता है, पैसा फंसा है, आप भरोसा कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वाइल अलाइनिंग विद योर फार्मेसी नीड, और साथ साथ में आपको ये देखना है कि जो आपकी फार्मेसी की नीड है, भाई आप जिस एरिया में हैं, कि आपका ओटीसी ब्रांड ज्यादा है या आपका प्रिस्क्रिप्शन वाली चीजें ज्यादा सेल होने वाली है। अगर ओटीसी वाला ज्यादा है तो आपको ऐसा सप्लायर चूज करना होगा जो ओटीसी प्रोडक्ट में ज्यादा डील करता हो। तो तमाम चीजें हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेंडर का सिलेक्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेंडर क्या क्या कौन कौन से होते हैं, ये भी अपना पॉइंट बनेगा। एक होता है होलसेलर, सब लोग जानते हैं। लार्ज फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं डेट प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करते हैं वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस एंड सप्लाईज इन बल्क में सप्लाई करते हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ मेडिसिन देते हैं आपको। ठीक है, तो उनको हम होलसेलर कहते हैं। लगभग वो हर एक चीज में डील करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें स्पेशलिटी डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये लोग कुछ खास चीजों में ही डील करते हैं। ठीक है, सप्लायर स्पेशलाइजिंग इन नीशे मतलब किसी खास चीज में, 2-4 चीजों में करे, वो कहीं और मिलेंगी भी नहीं। और स्पेशलिटी प्रोडक्ट, कुछ खास प्रोडक्ट है जैसे कि रेयर और हाई कॉस्ट मेडिकेशन। ठीक है, बहुत 5-5, 10 हजार की दवाई होती है, एक इंजेक्शन होता है, इस टाइप की चीजों में डील करते हैं, हर कोई नहीं रखता उसको। ठीक है, तो स्पेशलिटी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। या कई बार अगर आपका मेडिकल स्टोर ऐसा है कि आपकी सेल बहुत अच्छी है, तो आप कई बार डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिंक करते हैं और वहां से आपकी सीधी सीधी सप्लाई आती है। ठीक है, अब आपको जब वेंडर चूज करना है तो क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा? सबसे पहले अपनी आप रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं कि आपकी फार्मेसी की नीड क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी फार्मेसी एक रेजिडेंशियल एरिया में है, तो वहां पर हो सकता है ओटीसी डिमांड ज्यादा हो, ओटीसी प्रोडक्ट की, और प्रिस्क्रिप्शन की कम हो। तो आपको अपनी फार्मेसी की डिफाइन करने रिक्वायरमेंट क्या है। मार्केट रिसर्च करेंगे फॉर पोटेंशियल वेंडर। आप नेट पे जाकर के ऑनलाइन देखेंगे या फिर मार्केट में घूमेंगे और कौन कौन आपकी नीड्स को पूरा कर सकता है, ऐसे बायर्स का आप लिस्ट बनाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, फिर आप अगर कुछ चीजें हैं तो आप इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं, भाई बताइए अपने बारे में कुछ, आप क्या क्या देते हैं वगैरह वगैरह, आपकी क्या है, कब से हो करके तमाम चीजें। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है, उससे उसी को भेजता है, वो अपने बारे में बताता है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जब ये सब चीजें होते हैं फिर वो प्रपोजल देता है, या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, अपनी लिस्ट भेज देगा, भैया ये सामान चाहिए, बताइए आप कितने में देंगे, क्या प्राइस लगाएंगे। ठीक, देन एवेल्युएट प्रपोजल, ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये 6-7 लोगों को भेजता है, वो सब जगह से
प्रपोजल के रेट आ जाते हैं, फिर वो एवेल्युएट करेगा, जांचेगा कि हाँ कहाँ से बेस्ट प्रपोजल आया है, ठीक। देन ऐसा हो सकता है कि वो जिसका थोड़ा सही लग रहा हो और जहाँ से और नेगोशिएशन की बात हो सकती है, मतलब कोई चीज़ अगर टोटल उसको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, वो उसे लगता है कि 95 रुपये 90 रुपये देने से काम हो जाएगा, तो वेंडर को विजिट करेगा, नेगोशिएट करने जा सकता है, ठीक है, और चूज द बेस्ट वेंडर, और इस प्रकार वो बेस्ट वेंडर को चूज करता है। सिंपल है। अब पॉइंट ये साथ रहेंगे, अंदर लिखना क्या है वो भी अंदर बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा की तरह है, देखो ये पॉइंट बस जो मैं हमेशा बताता हूं ना, इस बार लिख के भी दे दिया, पॉइंट मैटर करेगा। ये 7 पॉइंट आप देंगे ना, ऑटोमेटिक टीचर जब आप कॉपी लिख के आएंगे ना 7 पॉइंट, टीचर आगे पढ़ेगा ही नहीं, वो 7 पॉइंट देख करके टिक मार के आगे बढ़ जाएगा, नंबर दे देगा। पॉइंट की बहुत वैल्यू। अब जैसे डिफाइन रिक्वायरमेंट में क्या लिखना है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स और सर्विस यू नीड, आपको क्या सर्विस चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए वो आपको समझना है। डिफाइन द क्वालिटी क्वांटिटी, किस क्वालिटी का चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। डिलीवरी टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए, भाई कितनी दिनों में डिलीवरी हो जाए, ये भी आपकी एक डिमांड हो गया। अरे यार आप सोचो अगर रेजिडेंशियल एरिया है, इमरजेंसी पड़ सकती है, सुबह ऑर्डर करें तो शाम तक आ जाए, ठीक है। एंड एनी अदर स्पेसिफिकेशन, या कोई और स्पेसिफिकेशन आप चाह रहे हैं डेट वेंडर मस्ट मीट, जो वेंडर पूरा करे उसको, तो आप वो अपनी रिक्वायरमेंट पहले डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट मैंने दे दिए, इसमें आप कुछ अपना ही बना के लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, ये टॉपिक बहुत सिंपल चल रहे हैं, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल चल रहे हैं। इसमें आप एक बार को बस आपको पॉइंट पता चल जाए तो आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं। मार्केट रिसर्च करेंगे, सेकंड पॉइंट अपना आ गया मार्केट रिसर्च। इसमें क्या है, लुक फॉर पोटेंशियल वेंडर, कौन कौन से वेंडर हैं मार्केट में, ठीक है, थ्रू इंडस्ट्री ट्रेड। अच्छा, इंडस्ट्री ट्रेड शो क्या होता है, इंडस्ट्री ट्रेड शो होता है जब, जैसे आपके कई बार शहर छोटे होते हैं, बड़े शहरों में, जैसे मान लो मैंने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो मैं जो ट्रेड शो होते हैं वहां पे मैं अपना प्रोडक्ट को लाके लॉन्च करता हूं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर इसको परचेज करना चाहते हैं और सेल करना चाह रहे हैं आगे, तो वहां से पूरी लिस्ट होती है, उनको बुलाया जाता है, वो लोग देखते हैं कि अच्छा, होलसेलर को लगता है कि ये प्रोडक्ट बिकने वाला है, तो वो लोग फिर देखते हैं उस प्रोडक्ट को और फिर लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ट्रेड शो भी होते हैं कुछ बड़े बड़े शहरों में, या फिर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, सप्लायर का डाटाबेस होता है कई बार किसी डिस्ट्रिक्ट का, वहां से देख सकते हैं, या आपका कोई जानने वाला हो मेडिकल शॉप वाला, वो आपको रिकमेंड कर दे भाई उससे ले लो वो बढ़िया है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको रिसर्च करनी है, कहीं से भी हो सकती है। रिसर्च द वेंडर्स रेपुटेशन, आप वेंडर की रेपुटेशन देखोगे कैसी है, बढ़िया माल देता है, नकली माल तो नहीं देता है, टाइम से पहुंचाता है, पैसे दाम सही लगाता है, वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस देखोगे उसे कितने साल का है, नया नया है या पुराना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हो कितना फाइनेंशियल स्ट्रांग है, मान लो कभी जरूरत पड़े आपको कि भाई ठीक है आज मेरे पास पैसे नहीं है, 15,000 का माल भेज दो, मैं आपको 5 से 10 दिन बाद दे दूंगा। एंड पास्ट परफॉर्मेंस उसका क्या है, कभी कोई धोखाधड़ी वाला मामला तो नहीं, फर्जी माल तो नहीं बेचा कभी उसने, ये सब चीजें आप मार्केट रिसर्च करेंगे, ठीक है। देन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये यहां पे बच्चा देखो कंफ्यूज होता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये 2 वर्ड शायद पहले भी जहां मैंने हॉस्पिटल वाले में डिस्कस किया था, ये जब हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर सेम टॉपिक आया था कुछ ऐसा ही, तो इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है, और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन, गैदर मतलब इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है फ्रॉम पोटेंशियल वेंडर, वेंडर से इंफॉर्मेशन लेनी है या सप्लायर से लेनी है अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, कि आपकी क्षमता क्या है, आप क्या देते हो, किस किस माल में डील करते हो, क्लियर, किस किस कंपनी में डील करते हो। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है तो जरूरी नहीं है कि उस कंपनी के सारी रेंज रखे कोई, ठीक है, ये चीज समझनी है। क्या कैपेबिलिटी है, क्या प्रोडक्ट्स रखते हैं और क्या सर्विस देते हैं, दिस इज द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो उनके पास एक वो रहता है, वो सीधा प्रिंट मारेगा कंप्यूटर पे, सट से लिस्ट निकल के आएगी कि इस कंपनी के ये प्रोडक्ट है, इस कंपनी के ये प्रोडक्ट है, इस कंपनी के ये प्रोडक्ट है, और रेट भी कई बार बताया था कि ये रेट पे हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। देन अब आपने मिल गया, अच्छा तुम्हारे पास ये सारे प्रोडक्ट हैं, अब वो क्या करेगा, प्रपोजल भेजेगा, जो जो उसको अपने मान लो 50 वेंडर देखे अपने एरिया में, 10 चूज करे, उन 10 लोगों को प्रपोजल भेजता है, इशू अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कि भैया कोटेशन दीजिए, किसकी, जो वो भेज रहा है जिन प्रोडक्ट की। दिस डॉक्यूमेंट टिपिकली कंटेन डिटेल्ड रिक्वायरमेंट फॉर प्राइसिंग, यहां प्राइसिंग की डिटेलिंग चाहिए होती है, कितने दिनों में पहुंचा दोगे, और सर्विस एक्सपेक्टेशन, एक
कम्युनिटी फार्मेसी वाला क्या सर्विस चाह रहा है। ठीक है, सर्विस का मतलब ऐसा हो सकता है करके कि भाई जो माल है वो किस तरीके से आए, ठीक है, और कब तक आए, तमाम चीज़ें होती हैं। तो क्या सर्विस की एक्सपेक्टेशन है, क्या डिलीवरी है, क्या प्राइसिंग है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन डाल देगा। तो वो जो 10 वेंडर्स को डालेगा वो सब लिख के देंगे, भाई ठीक है हम इतना प्राइस लगाएंगे, ये डिलीवरी देंगे, अपनी ये सर्विस भी देंगे। आप सर्विस में ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है आप माल का पैसा 2 दिन बाद दे देना, माल का पैसा 4 दिन बाद दे देना। कोई कहेगा नहीं भैया माल का पैसा आप मान लो 10,000 का है तो 2-2 हज़ार रुपये करके 20 दिन में दे देना। तो ये सर्विस, ठीक है ना, सर्विस। ओके, कंपेयर वेंडर प्रपोजल, अलग अलग वेंडर के प्रपोजल आप कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम के आधार पर, एंड सर्विस लेवल, क्या सर्विस लेवल दे रहे हैं। ठीक है, कोटेशन आ गया, आपने कंपेयर किया। अब आप इवैल्यूएट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे सबको, प्राइस और टर्म्स की कंडीशन में क्या क्वालिटी दे रहा है, रिलायबिलिटी क्या है, धोखाधड़ी वाला मामला तो नहीं है, अनुपालन कॉम्प्लायंस, क्या ये वेंडर रूल रेगुलेशंस का अनुपालन कर रहा है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है, और एक्सपीरियंस। इनके आधार पर वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। फिर उसको लगता है कि अभी अगर मैं प्रॉपर जाके विजिट करता हूं तो नेगोशिएशन थोड़ी और हो सकती है, थोड़ा और प्राइस डाउन हो सकता है, तो वो वेंडर को विजिट कर लेगा। इफ नेसेसरी विजिट द वेंडर फैसिलिटी, जहां वेंडर का ऑफिस है या जहां से सेल करता है वहां पर जाएगा, टू एसेस देयर ऑपरेशन, उनके ऑपरेशन को जांचने के लिए और कैपेबिलिटीज को समझने के लिए। नेगोशिएट टर्म्स सच एज प्राइसेस, कुछ टर्म्स को नेगोशिएट करेगा। नेगोशिएट मतलब क्या बोलते हैं उसे, बार्गेन करना, तोल मोल करना, क्या बोलते हैं, अरे प्राइस को कम ज्यादा करना, मोल भाव करना। ठीक है, प्राइस को लेकर के, लीड टाइम को लेकर के, भाई नहीं हम ऑर्डर करेंगे तो 2 दिन नहीं, हमको 1 दिन 24 घंटे सुबह करेंगे शाम तक, या फिर अगले दिन तक पहुंचा दो। एंड अदर कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन या कुछ और कंडीशन है उसको लेके वो वहां जाके बात करेगा। जब ये सारी बातें ओके हो जाएंगी, वेंडर को चूज कर देगा, चूज द बेस्ट वेंडर, सिलेक्ट द वेंडर दैट बेस्ट अलाइन विद योर नीड्स, जो तुम्हारी नीड के हिसाब से बेस्ट है, और ऑर्डर कंफर्म। ठीक है, वेंडर आपका क्या हो गया, ऑर्डर कंफर्म नहीं, मतलब वेंडर सिलेक्ट हो गया यहां पर आपका। ठीक है, अब जब वेंडर सिलेक्ट कर लिया है, अब आप करोगे ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि वंस अ वेंडर इज सिलेक्टेड, एक बार जब वेंडर सिलेक्ट कर लोगे आप, द ऑर्डरिंग प्रोसेस बिगिंस, ऑर्डरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दिस इन्वॉल्व, इसमें क्या है, प्लेसिंग परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर को प्लेस करोगे। मैनेजिंग इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री भी अपनी चेक कर रहे हो, इन्वेंट्री ऑलमोस्ट आप जानते हो अच्छे से क्या होता है, जो भी दुकान पे सामान है, क्या चीज कम है क्या चीज ज्यादा, उसके हिसाब से आप ऑर्डर करते हो। इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और आप सुनिश्चित करोगे कि आपकी इन्वेंट्री ऐसी हो कि मान लो 4 पीस बचे हैं, तो अब आप ऑर्डर कर दो, ये 4 पीस अगले 2 दिन में निकलने की संभावना है, तो आपको ऑर्डर कर देना ताकि टाइम से सामान आपके पास आ जाए। खैर, तो एक बार जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हो वेंडर, तो आप ऑर्डर करोगे। ऑर्डर होते हैं हमारे पास 3 टाइप के, यस, ऑर्डर हमारे पास हमने 3 कैटेगरी में तोड़े हैं। एक है रूटीन ऑर्डर, हर 5-10 दिन बाद आप रूटीन जो सामान खत्म होता जाता है ऑर्डर करते जाते हो। दीज आर रेगुलर ऑर्डर्स फॉर कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट दैट आर रीस्टॉक्ड ऑन द सेट शेड्यूल, वीकली या मंथली आपको पता है कि ये सामान खत्म होता है, आप ऑर्डर करते रहते हो। फिर एक होता है इमरजेंसी या एड हॉक ऑर्डर, इमरजेंसी अचानक से कोई ऑर्डर आया। ठीक है, दीज ऑर्डर्स आर प्लेस्ड व्हेन फार्मेसी इनकाउंटर्स या फेस करती है शॉर्टेज ऑफ पर्टिकुलर मेडिकेशन, अचानक से पता चला जो माल हमारा 5 दिन में 10 दिन में बिकना था, अचानक से 2 दिन में बिक गया, शॉर्ट हो गया एकदम से, अब अचानक से आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, तो शॉर्टेज हो गई है पर्टिकुलर मेडिसिन, या फिर एन अर्जेंट नीड, अचानक से एक ऐसे सामान की नीड आ गई है जो फार्मेसी में आपके नहीं थी, किसी ने पर्चा दिया भैया हमें 5 पीस ला के दे देना, किसी को चोट चपेट लग गई, अचानक से कोई इमरजेंसी आई है, उसने आपको आके ऑर्डर दे दिया भैया हमें 5 या 10 पीस इंजेक्शन ला के दे देना, हमारे 10 दिन चलेंगे। ठीक है, सच एज स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन आ गया है जिसकी वजह से कोई नीड अराइज हुई है किसी खास तरह की दवाई की, तो ये इमरजेंसी वाले ऑर्डर होते हैं। एक होता है स्पेशल ऑर्डर, सब मेडिकेशंस आर नॉट रेगुलरली स्टॉक्ड, कुछ मेडिकेशन रेगुलरली स्टॉक नहीं होती हैं, एंड दिस ऑर्डर आर प्लेस्ड बेस्ड ऑन पेशेंट नीड, एग्जांपल रेयर ड्रग्स और कंपाउंडेड मेडिकेशन। तो ये खास तरह के ऑर्डर होते हैं जो कि रेगुलरली स्टॉक्ड में नहीं होते हैं, बट लाने पड़ते हैं हमको। ठीक है, तो इस तरीके से रूटीन ऑर्डर, इमरजेंसी ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर हम लोग 3 कैटेगरी तोड़ सकते हैं इनको। नेक्स्ट, अब ऑर्डर करने का तरीके हैं जो कि 6 पॉइंट में हम लोग 6 स्टेप में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। कंफर्म वेंडर ऑर्डर, वेंडर ऑर्डर को कंफर्म करेगा। ठीक है, फिर हम ऑर्डर को ट्रैक करेंगे, हमारा ऑर्डर कहां पहुंच गया है। जब ऑर्डर आ जाएगा, उसे डिलीवर होगा, तब हम उसे चेक करेंगे
मिलाएंगे, पूरा सही है। इनवॉइस वेरिफिकेशन, जो उसने प्राइसिंग दी थी और इनवॉइस पे सेम रेट लगे हैं, सारी चीजें सेम है या नहीं है, जिस कंपनी का बोलता है वही कंपनी का आया है कि नहीं आया है, और फिर पेमेंट को रिलीज कर देंगे, है ना। ऐसी तो होता है। तो सिंपल है स्टेप, ये चुटकियों में याद हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे। तो बस उसी के बारे में आपको लिखना है। क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर के ऊपर अलग से 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है? अब परचेज ऑर्डर इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, मतलब एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, एक वेंडर और बायर के बीच में। बायर कौन है यहाँ पर? फार्मेसी वाला। फार्मेसी वाला मतलब मेडिकल स्टोर वाला, ठीक है। इशूड बाय द बायर, बायर के द्वारा ये भेजा जाता है टू सप्लायर के पास। इट आउटलाइंस द स्पेसिफिक आइटम्स, इसके अंदर जो स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं वो लिखे होते हैं, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस प्राइस में बोले थे वो प्राइस, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन कब तक देने हैं, एंड कुछ और जो कंडीशंस है उनके बारे में बताता है, ठीक है। अब जो परचेस ऑर्डर है सर्व्स एज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है वंस एक्सेप्टेड बाय द वेंडर। अगर वेंडर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो जो कंडीशंस होती हैं उसके ही हिसाब से उसको सारा काम करने पड़ेंगे, ठीक है। जिस क्वांटिटी में, जिस प्राइस में बोले हैं, जितना टाइम पे बोला है, वेंडर को उसी टाइम पर उसी प्राइस पे देने होंगे अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। कंफर्म वेंडर ऑर्डर आफ्टर द पीओ इज सेंड, जैसे परचेज ऑर्डर भेजा जाएगा द वेंडर कंफर्म्स द ऑर्डर। वेंडर ऑर्डर को कंफर्म करेगा, कैसे करेगा? टिपिकली थ्रू एन एक्नॉलेजमेंट और अ कंफर्मेशन ऑफ शिपमेंट। या तो कुछ जैसे होता है ना करके, नॉर्मली वो फोन पे होता है तो हाँ कर देता है, एक्नॉलेजमेंट, कोई आपको मैसेज कर देगा कि ओके एक्सेप्टेड, ठीक है, मेल कर देगा, कुछ भी करके जैसे भी तरीके से आपको कंफर्म एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई ऑर्डर हमने कंफर्म कर दिया, हम देंगे, ठीक है। नाउ अब देंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है वहां से वो ऑर्डर को पैक करेगा और भेजना स्टार्ट करेगा। हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर को ट्रैक करेंगे। ट्रैक द ऑर्डर टू इंश्योर इट प्रोसीड्स एंड शिप्ड ऑन टाइम। हम ट्रैक करेंगे कि हाँ ठीक है, दोपहर तक सामान निकल गया, उसे आने में भी 2 घंटे लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, तो हम ट्रैक करते रहते हैं कि टाइम पे आ जाए। फॉलो अप विद द वेंडर, अगर वो टाइम पे नहीं आ रहा है, हमने फोन किया, मान लो वो वेंडर कह रहा है भाई अभी तक सामान निकला नहीं, आपको भैया सामान नहीं निकला, आप सामान निकालोगे, शाम हो जाएगी, शाम तक तो आ नहीं पाएगा, फॉलो अप में रहेंगे आप, ठीक है। इफ देयर आर डिलेज और इश्यूज, अगर डिले हो रहा है, इशू रहेगा, या मान लो शाम तक सामान आना था नहीं आया है, तो कॉल करेंगे आप उसे, तो फॉलो अप करेंगे। होता है कई बार डिले हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर ट्रैक हो गया, अब ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। जब ऑर्डर आ जाएगा आप क्या करोगे? चेक करोगे। इंस्पेक्ट डिलीवर्ड गुड्स, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सामान जब डिलीवर हो गया आपके पास, उसको इंस्पेक्ट करो फॉर क्वालिटी एक्यूरेसी, जितनी क्वांटिटी में बोला है उतनी क्वांटिटी में। ऐसा नहीं आपने बोले 2 हो पहुंचा दिए 10, ये भी गलत है। एंड कॉम्प्लायंस विद द टर्म्स ऑफ परचेस ऑर्डर, क्या वो अनुपालन कर रहा है परचेस ऑर्डर जो आपने दिया था, ठीक है। इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज, कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी होता है, गड़बड़ है, मेल नहीं खा रही है कोई चीज, ठीक है, पाई जाती है, ऐसे गलत आइटम भेज दिया या डैमेज सामान भेज दिया है, कॉन्टैक्ट द वेंडर फॉर रिजोल्यूशन। वेंडर को कॉल करो, बोलो भैया इसका समाधान दो हमें, ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं। इनवॉइस वेरिफिकेशन, आपने ये काम कर दिया, अब आप इनवॉइस को वेरीफाई करोगे। इनवॉइस का मतलब जो इनवॉइस आया वहां से, कंपेयर द इनवॉइस विद द परचेस ऑर्डर, जो आपने परचेस ऑर्डर दिया था, अब उसका जो इनवॉइस आया है, सामान, प्राइस, क्वांटिटी, हर एक चीज से कंपेयर करोगे। भाई उसने जो चीज भेज दिया, चेक कहां से करोगे? ये तो आपने सामान चेक कर लिया, लेकिन कितनी क्वांटिटी में भेजा है वो तो आप अपने से मिलाओगे ना। जो आपने बोला था कि 10 बोले थे, उसने 5 भेजे हैं, कि कम भेजेंगे, ज्यादा भेजेंगे, उतने ही भेजे हैं, ठीक है। तो आप जो इनवॉइस को कंपेयर करोगे पीओ से, एंड द डिलीवरी रिसिप्ट टू वेरीफाई, ठीक है, और डिलीवरी रिसिप्ट से वेरीफाई करोगे दैट द चार्जेस आर करेक्ट, जो चार्जेस लगाए हैं वो सही लगाए हैं, एंड इन लाइन विद द एग्रीड अपॉन टर्म्स, और सारी चीजें ठीक वैसी हैं जैसे कि हम लोगों ने एग्री किया था जिस टर्म्स और कंडीशन पर। एड्रेस करो, बताओ कोई भी अगर गड़बड़ी है या कोई गलती है विद द वेंडर बिफोर प्रोसेसिंग पेमेंट, पेमेंट होने से पहले अगर कोई चीज गड़बड़ है, प्राइस कम ज्यादा लगा है, कोई सामान कम ज्यादा आया है, तो उसको बताओ। और जब सारी चीजें ओके हो जाएगा तो पेमेंट कर दो उसका। वंस द इनवॉइस इज वेरीफाइड, जैसे इनवॉइस वेरीफाइड होता है, एंड एनी इश्यूज आर रिजॉल्व, कोई भी इशू है वो सॉल्व हो जाता है, प्रोसेस पेमेंट, पेमेंट को प्रोसेस कर दो। इंश्योर, सुनिश्चित करो, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट है, जैसे परचेस ऑर्डर है, इनवॉइस है, डिलीवरी रिसिप्ट है, सब कुछ इज इन प्लेस, सब कुछ आप हिफाजत से फाइल में रखें, अपनी जगह पर रखें, ताकि फॉर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पर्पस, जब साल के अंत में अकाउंटिंग होती है या बीच में आके आपको डीआई वगैरह ऑडिट करता है कि आप सारी चीजें सही से खरीद फरोख्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर है बातें? ठीक है, तो मजेदार चीज थी, है ना, सारी चीजें पता। घर पे भी तो करते हो ऐसा काम, जब सामान लेने जाते हो या घर पे कोई मान लो आप
इमेजिन करो कि आप घर में पूरे घर के लिए कपड़े लेने जा रहे हो, या घर के लिए आप टाइल्स लेने जा रहे हो, या घर के लिए आप पर्दे लेने जा रहे हो, तो यही तो काम करते हो, चेक करते हो, 4 जगह घूमते हो, सेम चीजें हैं। बस यहाँ पे ये वर्डिंग थोड़े से परेशान करते हैं हमको, वो याद करने हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इस चैप्टर में आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अगले 3 बड़े टॉपिक, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है ना, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड फीफो और जो फैफो, ठीक है, ये जो मेथड थे हमारे, और भी कई सारे मेथड हैं, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये डिटेल में हम लोगों ने जो हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर 3 में लेक्चर 3 में पढ़ा है, सेम रहेगा भाई। फार्मेसी हॉस्पिटल वाली और ये वाली सेम ही होती है। तो प्रोक्यूरमेंट करने का तरीका, इन्वेंट्री कंट्रोल करने का तरीका और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तरीके सेम रहेंगे, केवल हॉस्पिटल की जगह हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी यूज करेंगे। क्लियर है बातें? तो ये आप वहां से कवर करेंगे, क्योंकि इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता तो वही सारी सेम चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत अलग करता, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होगी बहुत सारे बच्चों को। और ऐसा मैंने देखा है, बच्चा फोन करता कि सर कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर जो ये 3 टॉपिक हैं सेम है कि अलग अलग है? एक बुक में कुछ पॉइंट अलग थे, कुछ सेम थे। तो सेम है, पॉइंट आप सेम ही लिखिएगा, केवल हॉस्पिटल की जगह पे आप कम्युनिटी फार्मेसी कीजिएगा। सारे मेथड सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अब हाँ, थोड़ा दिमाग लगा लेना, कोई चीज स्पेसिफिकली अगर हॉस्पिटल के लिए बोली गई है तो वो आप हटा देना। ठीक है, इतना कर लोगे? अरे हाँ ना बोल दो, कुछ टाइप कर दो, चलो कमेंट में। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक सिंपल है, अगर ये पढ़ लिए तो यहाँ पे भी एक कवर्ड है हमारे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो कि बड़ा अच्छा टॉपिक है, फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई प्लानिंग कैसे करोगे एंड मैनेजमेंट, और कैसे मैनेज करोगे इन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आप फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी टॉपिक ऑलमोस्ट आपको पता ही है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे? मान लो घर में आपको शादी है आज से 2 साल 3 साल बाद, तो प्लानिंग करते हैं हम लोग, ठीक है ना, या हमको बचत करके कल को कोई जमीन खरीदनी है तो प्लानिंग करते हैं हम लोग, वही प्लानिंग यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो स्टार्टिंग का ये इंट्रो पार्ट है, इसको आप मन से बना के भी लिख सकते हैं, और थोड़ी सी हिंट मैंने दे दी है जिसको कि आप समझ सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आर क्रिटिकल कंपोनेंट। ये एक क्रिटिकल यानी कि एक तरह से काफी अहम कंपोनेंट होते हैं, काफी अहम मुद्दे हैं फॉर द सक्सेस ऑफ एनी फार्मेसी। किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी के सक्सेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और उसका फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब वेल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, एक जो सही तरीके से की गई फाइनेंशियल रणनीति होती है, वो सुनिश्चित करती है दैट द फार्मेसी रिमेन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब उसका हमेशा हाथ में कैश रहे और वो रनिंग रहे। और एक होता है दिवालिया, वो दिवालिया ना हो जाए। सॉल्वेंट का मतलब हाथ में आपके कैश रहे हमेशा, आप दिवालिया ना हो जाए कि हाथ में कैश नहीं है और डाउन हो रही है। सस्टेनेबल, लगातार वो सस्टेन रहे, काम करती रहे। एंड कैपेबल ऑफ मीटिंग बोथ शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नीड्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। और वो इस कैपेबल रहे कि शॉर्ट टर्म कोई गोल है या ऑपरेशनल है या लॉन्ग टर्म कोई नीड है फार्मेसी की, वो पूरी होती रहे। तो ये एक छोटा सा इंट्रो वाला पार्ट जिसको कि आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ अपना मन से बना के भी लिख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट जो हमको कंसीडर करने लिखने हैं। बजटिंग, ऑब्वियस ही बात है, बजट हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। क्या बजट है? कैसे चेक करेंगे बजट को? तो बजट को चेक करने के लिए आप इनकम को फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट मतलब अनुमान लगाएंगे, मेरी इनकम क्या क्या आने वाली है। जैसे कि एक्यूरेट फोरकास्टिंग हेल्प इन प्लानिंग द कैश फ्लो। अगर आपकी फोरकास्टिंग अच्छी है कि भाई इनकम कहाँ कहाँ से आने वाली है, तो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच सेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन की क्या सेल होने वाली है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट कितने बिकने वाले हैं, या ओवरऑल मेरी फार्मेसी पूरे महीने में कितना अर्न करके मेरे को देगी। एक आइडिया लग जाता है, तो आपको पता होता है कि आपके हाथ में कैश कितना आएगा। ठीक है, फिर दूसरा, कितना इनकम आ रही है, कितना खर्चा है। खर्चे में आइडेंटिफाई और कैटेगराइज करना है आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो देने ही देने हैं, किराया, यूटिलिटीज, जैसे कि आपको यूटिलिटी से मतलब जैसे कि आप कह लो कि बिजली, पानी आ रहा है, बिजली का बिल है, ठीक है, स्टाफ की सैलरीज है, ठीक है, या वेरिएबल कॉस्ट, कुछ अलग कॉस्टिंग आती है, जैसे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपने मान लो सामान मंगा लिया, ठीक है, 5 पीस की जगह सपोज आपने 10 पीस मंगा लिए, तो वहीं पे 5 पीस जो आपको 500 रुपए के पड़ते, 10 पीस आपको 1000 रुपए के पड़े। या 5 ना मंगा, आपने 2 मंगाए तो 300 रुपए आपने बचाए। तो इन्वेंट्री में आप कितना खर्च करोगे, मार्केटिंग कर रहे हो, होर्डिंग लगा रहे हो, अपना दुकान का प्रचार कर रहे हो, उसका कितना है, ठीक है।
दिस हेल्प इन मैनेजिंग ओवरहेड्स मतलब एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ओवरहेड मतलब जो ऊपर के खर्चे हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करता है और हमारा प्रॉफिट की तरफ मैक्सिमाइजेशन होता है। एक्सपेंस क्या होगा, इनकम क्या होगा, और फिर हमको देखना होता है प्रॉफिट मार्जिन, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिट मार्जिन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अब मान लो हम कह तो रहे हैं कि हमारा महीने में कोई एक प्रोडक्ट 20 पीस निकल जाएंगे, ठीक है, उसका मार्जिन बहुत कम है, 30 रुपए बचेंगे उसके ऊपर, सेल अच्छी है लेकिन मार्जिन कम है, तो मार्जिन भी देखना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन ऑफन ऑफर लोअर मार्जिन। जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन होती हैं जाहिर सी बात है उसमें मार्जिन थोड़ा कम रहता है। अगर आपका शॉप सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन पे चल रहा है और उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन पर्चे नहीं आते हैं तो फिर सेल डाउन रहेगी। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ ओटीसी भी बराबर चल रहा है तो सेल अच्छी मानी जाती है उसको, ठीक है ना। तो ओटीसी में थोड़ा सा मार्जिन हमको कई बार ज़्यादा मिलता है। वो भी बात है, ओटीसी में हम लोग ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, जेनरिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जेनरिक प्रोडक्ट्स में मार्जिन थोड़ा सा ठीक रहता है। ओके, बजट देख लिया हमने अपना। अब कैश फ्लो मैनेजमेंट, जो कैश फ्लो होगा आएगा जाएगा उसका मैनेज कैसे करेंगे। पहले हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कैश फ्लो को। रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश। अगर आप लगातार ट्रैक कर रहे हो, अच्छा महीने में मेरी जो फार्मेसी है वो 40 से 50 हज़ार रुपये कमा के दे रही है मेरे को, ठीक है, और मेरे को सब कुछ फिक्स कॉस्ट लगाकर मोटा मोटा मेरे को 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर देने होते हैं, तो प्रॉफिट बचता है 30 हज़ार का, 25 से 30 हज़ार का। तो ये इस तरीके से आपको एक ट्रैक करना है, एक एवरेज, ठीक है ना। इससे आप क्या सुनिश्चित करोगे, इंश्योर्स दैट द फार्मेसी कैन कवर डे टू डे एक्सपेंसेस एंड अवॉइड लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी मतलब दिवालिया निकलना, कि पैसे ही नहीं है हाथ में, ठीक है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग का मॉनिटर करना बहुत जरूरी है ताकि लिक्विडिटी इशू ना आ जाए कि आपके हाथ में कैश ही ना हो, ठीक है, और रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो आपके होते रहे, निकलते रहे। अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल, जो कितने अकाउंट हमें पे करने हैं और रिसीव करने हैं। कैश फ्लो तभी तो मैनेज करोगे, कितनी इनकमिंग आउटगोइंग हो रही है, अकाउंट यानी कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पेबल, पेबल मतलब वेंडर को कितना देना है, ठीक है, एंड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग कस्टमर बिल, कुछ कस्टमर होते हैं महीने के महीने पे करते हैं, वो हमको क्या करना है, उनको ध्यान में रखना है। ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि पता चला हमको इस महीने में वेंडर के 30 हज़ार देने हैं और जो रिसीवेबल है वो आने 50 हज़ार हैं, तो मामला गड़बड़ है फिर तो ना भाई, बिल आपको मतलब आपने उधारी ज़्यादा कर दी है, तो ये आपको मैनेज करना होता है, ठीक है। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का ओवरऑल कॉन्सेप्ट वही है, आपको उतना सामान लेके आना है। ऐसा नहीं कि आपने ₹1,00,000 का सामान लगा दिया, वो ₹1,00,000 आपका धीरे धीरे 3-4 महीने में निकलेगा, ऐसा नहीं। एक महीने में आपका अगर 20 हज़ार का सामान निकल रहा है तो आप उसको ब्रेक कीजिए, ऐसे ब्रेक कीजिए कि हर 5-6वें दिन ऑर्डर लगता रहे आपका, और बहुत सारा पैसा इन्वेंट्री में ना लग जाए। इन्वेंट्री मतलब सामान में ही ना फंसा रह जाए, ठीक है। द फार्मेसी मस्ट मेंटेन एन ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल, एक ऑप्टिमल होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, टू मीट कस्टमर डिमांड्स एंड विदाउट ओवर स्टॉकिंग। कस्टमर की डिमांड भी पूरी हो जाए और आपके दुकान में ओवर स्टॉक फालतू का सामान भी ना रहे। ये चीजें डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, वही हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी वाले चैप्टर में हमने उसको डिटेल में पढ़ा था, तो वो अगर पढ़ लिया तो ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि इन्वेंट्री क्या चीज़ है। अब यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, इन्वेंट्री और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जैसे आप अगर इससे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये पढ़ना पहले ही, ठीक है ना, तब ये टॉपिक बाद में आया है। ओके, हमने कैश फ्लो को मैनेज कर लिया। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना है और जो खर्चे हैं उनको मैनेज करना है। स्टाफिंग, लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग सैलरीज, लेबर की कॉस्ट उसमें सैलरी है, ठीक है, वेजेस होते हैं, कई बार डे टू डे एक्टिविटीज के कुछ खर्चे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, मेकअप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फार्मेसी एक्सपेंस। जो फार्मेसी का मेन एक्सपेंस है वो यही है, लेबर कॉस्ट, सैलरीज है, इसके अंदर सैलरीज हैं, वेजेस एंड बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट्स कई बार हम लोग जैसे त्योहार वगैरह होता है, कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, इसी का मेन खर्चा होता है। इंश्योरिंग डेट स्टाफिंग लेवल आर एप्रोप्रिएट, आपको सुनिश्चित करना कि स्टाफ प्रॉपर हो फॉर कस्टमर डिमांड, कैन हेल्प ऑप्टिमाइज पेरोल। ये नहीं कि आप मतलब मान लो ठीक है, आपको पता है कि मैक्सिमम शाम को जब भीड़ होती है या जब भीड़ लगती है तो 5 से 6 कस्टमर एक साथ आता है, तो 3 क्या कहते हैं ये लेबर काफ़ी हैं काम करने वाले लोग। अब 5 के लिए 6 लोगों के लिए आपने 7-8 लेबर रख रखी है, वो बेकार है, फिर एक्स्ट्रा खर्चा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स, ये काम भी करना है, सप्लायर के साथ नेगोशिएट करिए, क्या कीजिए, मोल भाव कीजिए।
फार्मेसी शुड रेगुलरली एवेल्युएट देयर सप्लायर, अपने सप्लायर को समय समय पर चेक करते रहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने वो चूज कर लिया, स्टार्टिंग में आपको सस्ता दिया, बाद में आपको महंगा लगा के भेज रहा है। एंड नेगोशिएट बेटर टर्म्स सच एज डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट है या बल्क परचेस करता है तो उसे क्या फायदा होगा, ठीक है। और फेवरेबल पेमेंट टर्म्स, भाई ठीक है, आप पैसा जितना आराम से जाए उतना अच्छा रहता है, और कितना कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको करनी है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और खर्चों को मैनेज करने के लिए। देन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक प्रोसेस सच एज प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग, आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो काम करने की क्षमता है उसको आप कैसे बढ़ाएंगे। ऑटोमेटिक प्रोसेस सच एज प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग, इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन लीड टू टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। ऑटोमेटिक प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है, सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग है, आपकी इन्वेंट्री ट्रैक होती रहेगी, क्या चीज़ कम है क्या चीज़ ज़्यादा है, तो आप टाइमली उसको मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी, तो उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल को और एक्सपेंस को, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आप जैसे आपको सूट करता है आप उतने पॉइंट याद कीजिए। फिर आपको प्रॉफिट को भी एनालाइज करना है। मॉनिटरिंग विच प्रोडक्ट आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल, कौन सा प्रोडक्ट से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। एंड फोकसिंग ऑन दोज कैन इंप्रूव मार्जिन्स, जहां पे मार्जिन को इंप्रूव किया जा सकता है। और आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, और ऐसे प्रोडक्ट आपको ढूंढने हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब आपने खरीद कर रख लिया, पहला आपने 1000 रुपये का एक सामान खरीदा हुआ है, वो 3-4 महीने में जाके कहीं एक बार निकलता है, तो आपने कहा यार 1000 रुपये का मैं कोई और आइटम ले लेता हूँ, उससे अच्छा क्यों फंसाऊं इसको मैं, ठीक है ना। तो अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट को भी आपको एनालाइज करना है। कैन हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, यहां से आप एक डिसीजन ले सकते हो, क्या, अबाउट एडजस्टमेंट और डिसकंटिन्यूएशन, कि आप किस प्रोडक्ट को कम खरीदें। मान लो आप 4 पीस लाके रखते हो, आपका 2-3-4 महीने में निकलता है, तो आप उसका एक ही पीस लाके रखोगे, जैसे ही निकलेगा फिर ऑर्डर कर दोगे। आपको पता है कि तुरंत उसका ग्राहक नहीं आता, एक निकल जाता है, फिर ग्राहक कम से कम 2-4 दिन या 15-20 दिन के बाद ही आता है, तो वो एक लाके रखेंगे, आपको 4 लाके रखने की जरूरत नहीं है। और या अगर कोई साल में ही एक निकल रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दें कि मैं क्यों फंसाऊं उस पर रुपये, साल में एक बार निकल रहा है कोई बात नहीं, हम नहीं, ग्राहक चला लौट जाएगा उसके लिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये इस तरह से आप अपना क्या है चीज़ों को बचा रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट फालतू जगह इन्वेस्ट करने से बचा रहे हैं। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, जो फाइनेंस का रिपोर्ट, जैसे कि इसमें साल भर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेगुलरली रिव्यूइंग द बैलेंस शीट, आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसको आप लगातार रिव्यू करते रहेंगे, इनकम स्टेटमेंट को चेक करते रहेंगे। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस, जब आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट लगातार चेक करते रहेंगे, है ना, इसमें आपका जो सीए होता है वो बताता रहता है हर 3-3 महीने में कि भाई ये बैलेंस शीट है, इतना इनकम आ रही है, ठीक है, और आपकी शॉप की ये फाइनेंशियल हेल्थ है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं लॉस में जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो काम है आपको इंप्रूव करना ओके है या मामला गड़बड़ है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस वाली बातें होने वाली हैं, जैसे कि की परफॉर्मेंस, आपका धंधा अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है, उसको चेक करने के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को कहा जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे कि ट्रैकिंग केपीआई सच एज इन्वेंट्री टर्नओवर, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर चेक करना है कि आपके शॉप का पूरा सामान, या यूं कह लो साल भर में आपने कितना माल बेच दिया, ठीक है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर, तो वो उससे पता लगाते हैं। एंड प्रॉफिट पर कस्टमर, आपके पास टोटल जैसे भाई अगर सारा रिकॉर्ड है, ठीक है, तो पर कस्टमर आपके साल भर में आपके पास आ गए 1000 कस्टमर आ गया और आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, सपोज पूरे साल भर में आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो पर कस्टमर कितना प्रॉफिट जा रहा है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये अपना थोड़ा सा उसको कहते हैं क्या, बिजनेस वाली बातें आती हैं, तो हमको यहाँ डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ समझना कि ऐसी चीजें होती हैं, इस तरीके से एनालाइज किया जाता है। जो बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, ये उद्योगपति लोग होते हैं, इस तरह से चेक करते हैं उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है। कैन प्रोवाइड इंसाइट मतलब यहाँ से अंदर का पता चलता है हमको बिजनेस का, इनटू हाउ वेल द फार्मेसी इज परफॉर्मिंग, फार्मेसी कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, एंड वेयर इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड, और कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट हमको करना है, ठीक है। टैक्स को प्लान करोगे, ऑब्वियसली बात है, एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग कैन मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटीज, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, इससे क्या है टैक्स की लायबिलिटी मतलब आपकी उधारी नहीं रहेगी, आप टैक्स को टाइम पे करते रहेंगे। पिछला साल के अंत में आप एक साथ 3-4 लाख का टैक्स दे रहे हैं तो बेकार है ना, वो हर 3-3 महीने में जो टैक्स होता है 50,000 1 लाख करके देते रहिए, ठीक है। एंड इंश्योर, और ये भी सुनिश्चित करेगा कि आप टैक्स रेगुलेशन का अनुपालन कर रहे हैं।
फाइनेंशियल का आ गया। फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी देखना है, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, दुकान में आग लगती है, चोरी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस कवरेज, फार्मेसीज मस्ट हैव एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज, फार्मेसी के पास इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, इंक्लूडिंग लाइबिलिटीज, जो उसकी उधारी है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम लोग देते हैं ना, कंपनी बड़ी कंपनी होती है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती हैं, उनके इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है ना, उनके क्या होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं कि कोई उधारी वगैरह है तो फिर वो इंश्योरेंस वाले पे करते हैं। लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी, वर्कर्स कंपनसेशन, कोई वर्कर का हाथ पैर टूट गया, कोई चीज हो गई है तो आपने इंश्योरेंस ले रखा है, होते हैं इस तरह से। कंपनी पूरे अपने वर्कर का इंश्योरेंस ले लेती है। काम करते हुए किसी का हाथ पैर टूट गया, उसमें 8-10 लाख रुपए खर्च होगा तो कंपनी नहीं देती उसको, वो इंश्योरेंस वाली कंपनी भरती है फिर, ठीक है। एंड बिजनेस इंटरप्शन, बिजनेस बीच में किसी वजह से बंद होता है, मालिक को कुछ हो गया, ठीक है, टू मिटिगेट पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क, जिससे कि हम पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये इंश्योरेंस के बहुत सारे काम होते हैं। देन कंटिंजेंसी प्लानिंग, कंटिंजेंसी होती है आकस्मिक योजना, जैसे अभी क्या आ गया था, कोविड-19 आ गया था। खैर यहाँ पे तो मेडिकल स्टोर बंद नहीं हुए थे, मान लो जहाँ पे सुनामी आया होगा, जहाँ भूकंप आया होगा, सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब क्या, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता है, महीना 2 महीना 4 महीने, तब तक तो आपकी शॉप बंद है, ठीक है। तो उसकी भी प्लानिंग रहती है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज पैंडेमिक आ गया है और ए नेचुरल डिजास्टर कैन इम्पैक्ट फार्मेसी ऑपरेशन, तो आपके जो फार्मेसी ऑपरेशन है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। हैविंग कंटिजेंसी प्लान, अगर आकस्मिक योजना आपने बना के रखी है, इन प्लेस एंड मेंटेनिंग एन इमरजेंसी फंड, और इमरजेंसी फंड आपको रखना है। आपको लगता है कि अगर मान लो आपका एरिया है, आपको पता है कि मेरे एरिया में भूकंप आता है, अब भूकंप आने के बाद कम से कम 2 महीने मेरा काम ठप हो जाएगा, जब भी आएगा। तो 2 महीने के हिसाब से आपको लगता है कि 2 महीने के हिसाब से मेरे को 1 लाख 2 महीने का खर्चा पानी मेरे को चाहिए होगा, मेरे वर्कर हैं, ये हैं, तो 5 से 10 लाख रुपए मेरे को चाहिए होंगे। तो वो आप अपना फंड को मैनेज करके रखोगे, ठीक है ना। इमरजेंसी फंड्स आर एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग, नेविगेटिंग मतलब एक तरह से नेविगेट करना, हम नाव को नेविगेट करते हैं, नैया पार लगाते हैं, ऐसी जगह से नैया पार लगाने के लिए रिस्क से हमको इमरजेंसी फंड की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सब चीजें वही हैं, बस थोड़ी सी कई बार बच्चों को इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, तो डिटेल में कर दे रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल गोल, आपका फाइनेंशियल गोल की रणनीति आपकी होनी चाहिए अच्छी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे कि सेटिंग फाइनेंशियल गोल फॉर एक्सपेंशन, आपको अपनी फार्मेसी बड़ी करनी है, सच एज ओपनिंग न्यू लोकेशन, या किसी नई लोकेशन पे खोलनी है। एक्सपेंडिंग सर्विस, आपको अपनी सर्विसेज बढ़ानी है, आप पहले ओटीसी में डील करते थे, अब आपको और किसी चीज़ में डील करना है। और इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, पहले आप नॉर्मल हाथ से लिखा पढ़ी करते थे, अब आप कंप्यूटर वगैरह ला करके, सॉफ्टवेयर ला करके सेट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल गोल आपका सेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, है ना। फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, इंप्लीमेंटिंग फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर ये सॉफ्टवेयर आप अपने शॉप पर रखते हैं, इसमें क्या क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करता है सबको एक लाइन में, या कह लो सबको जोड़ देता है। क्या क्या जोड़ेगा, ट्रैकिंग विद इन्वेंट्री, सामान में क्या, दुकान में कौन सा माल कम है, कौन सा माल ज्यादा है, सब शो करता है। आप जैसे कोई प्रोडक्ट को ओके करते हैं ना, वो दिखा देगा इतना माल बिका, कब कब बिका और अब कितना बचा है। पेशेंट रिकॉर्ड, बिलिंग रिकॉर्ड दिखाता है। कैन प्रोवाइड रियल टाइम फाइनेंशियल इंसाइट, उसी टाइम पे एग्जैक्ट आपने जब उसे चेक कर रहे हैं क्या कंडीशन है आपकी, वो शो हो जाती है। इससे इंप्रूव करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो आपके जो फार्मेसी की ऑपरेशंस की क्षमता है, मतलब काम करने की टेंडेंसी है, क्षमता है, वो इंप्रूव करती है और आपकी फार्मेसी अच्छा परफॉर्म करती है। लास्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड मार्केटिंग, आप कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, जो आसपास के लोग हैं, है ना, तभी तो लोगों को लगता है अरे यार ये फार्मेसी अच्छी। कैसे, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, बजटिंग फॉर मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, आपने शॉप के बाहर एक डिजिटल डिस्प्ले लगा दिया है। प्रमोशंस करते हैं या इवेंट्स करते हैं अपने फार्मेसी के नाम पे, जिसमें आप लोगों को जागरूक करते हो, हेल्थ इश्यूज के बारे में जागरूक करते हैं, इस तरह के इवेंट्स होते हैं। इज एसेंशियल टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, ये जरूरी है कि नए कस्टमर को आप रिटेन करें, अट्रैक्ट करें, और जो पुराने कस्टमर है वो क्या रहते हैं, रुके रहते हैं, मतलब आप ही के पास आते हैं जब आप इस तरह की एडवर्टाइजिंग करते हैं। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, अगर इंप्लीमेंट करना, लागू करना लॉयल्टी प्रोग्राम, आपको लग रहा है कि कोई कस्टमर कई सालों से या आपके ही पास आता है, तो आप लॉयल्टी प्रोग्राम या डिस्काउंट स्कीम उनके लिए लागू कर सकते हैं। फॉर रेगुलर कस्टमर कैन हेल्प ड्राइव रिपीट बिजनेस, तो वो कस्टमर के आपके बार बार आएगा, उसे खुशी होगी, अरे मेरे को लॉयल्टी प्रोग्राम के टाइम में लॉयल उनका होगा, तो एक
सम्मान वाली बात हो जाती है, कस्टमर को खुशी होती है, अच्छा देखो मेरे को, मैं रेगुलर आता हूँ, मेरे को डिस्काउंट भी देता है, उस इंसान को नहीं मिलता, ठीक है। एंड इंक्रीज रिवेन्यू ओवर टाइम, और समय के साथ इस तरह से आप रेवेन्यू अपना इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या था, ये अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर करीब 8-10 पॉइंट है। तो इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, पहले बजटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है, ये 8-10 पॉइंट जो है इनको आप पहले लिख लेंगे और इनको आप याद करेंगे कौन कौन सी हेडिंग हमको देनी है। तो कम से कम 6 से 7 हेडिंग तो याद कीजिए आप, ठीक है, बाद बाकी तो जितनी याद रहे उतना अच्छा। और ये टॉपिक यानी कि लेक्चर नंबर 2 हमारा खत्म होता है। बाद बाकी आपको पता ही करना क्या है, ठीक है ना। जो बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो लेक्चर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। बाद बाकी किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कॉल कर सकता है, और जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं उनके नोट्स एज इट इज जहाँ पे मिलते हैं उनको मिलेंगे और पढ़ते रहा। अच्छा, यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं बेटा, देखो ये कुछ लास्ट के चैप्टर थे जो कि यूट्यूब पे नहीं थे, तो उनको मैं इस फॉर्मेट में अपडेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास में इसी फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ। तो 2 अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए अभी टाइम ही नहीं मेरे पास, तो वही लेक्चर ये 2, 4, 6 चैप्टर जो भी हैं उनके इसी फॉर्मेट में आएंगे। कंप्लीट पूरे सिलेबस का अगर इसी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो आपको लाइव क्लास में, मतलब ऐप के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो बेस्ट तरीका होता है वैसे क्वेश्चन आंसर की तरह पढ़ने का, और सबसे जरूरी चीज क्या होती है, पढ़ाई करना और रिवाइज करना, ठीक है। पढ़िए कहीं से भी, चाहे यहाँ से पढ़िए, ऐप से पढ़िए, हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, रिवीजन को फोकस रखिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। बच्चा रिवीजन नहीं करता है वहां पे बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो करना क्या है, पढ़ना है, रिवाइज करना है और अच्छा स्कोर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।